Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel. And as usually guys, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो आज के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च को। बात करें अगर हम टाइप ऑफ रिसर्च की, तो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जितने भी टाइप्स की आपकी रिसर्च होती है वहाँ से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्ज़ाम में बनता है। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। तो वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखिए, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिस ना हो सके। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो यूजीसी नेट एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ रिसर्च। तो बेसिकली कितनी तरह की रिसर्च होती है, या फिर जहाँ से आपके क्वेश्चन पुट अप होते हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा कामली होकर आपको इनको समझना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक रहता है। तो आप इसमें वर्ड्स पर फोकस करिए, क्योंकि आपको बस लैंग्वेज को टर्न करके ही कंसेप्ट सेम ही रहता है, बस जो है वो बात करने का तरीका है वो बदल जाता है और वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको अपने माइंड में ये सब रखते हुए और बहुत ही ज़्यादा कामली होकर इसको सुनना है, ठीक है। तो जिस तरह से मैं बोलती जाऊँ आपको सुनना है। परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सेशन बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही कैंडिडेट्स को मिलेगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी सेम लेक्चर में। तो बिल्कुल भी इसके लिए तो परेशान आप ना हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च। तो बेसिकली रिसर्च कितने तरह की होती है, तो रिसर्च कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू दी फॉलोइंग टाइप्स। तो यहाँ पर कुछ टाइप्स में रिसर्च को कैटेगराइज किया गया है, बांटा गया है। कौन कौन सी है वो रिसर्च? तो सबसे पहली रिसर्च हम जो पढ़ेंगे दैट इज बेसिक वर्सेस अप्लाइड, ठीक है। तो सबसे पहले हम बेसिक वर्सेस अप्लाइड रिसर्च को पढ़ेंगे। ये क्या होता है? तो देखिए, फंडामेंटल रिसर्च जो होती है, याद रखिएगा, बेसिक वर्सेस अप्लाइड में आपको याद रखना है कि फंडामेंटल रिसर्च जो होती है इसको प्योर रिसर्च के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसको प्योर रिसर्च भी कहा जाता है। किसको? फंडामेंटल रिसर्च को। थ्योरेटिकल रिसर्च भी कहा जाता है और बेसिक रिसर्च भी कहा जाता है। तो अब आप देख सकते हैं कि बात सिर्फ और सिर्फ बेसिक रिसर्च की हो रही है, लेकिन आपसे यहाँ पर फंडामेंटल रिसर्च करके भी क्वेश्चन आ सकता है, प्योर रिसर्च करके भी आ सकता है, थ्योरेटिकल रिसर्च करके भी आ सकता है। तो आपको ये सारे वर्ड्स याद रखने हैं, बेसिक, फंडामेंटल, प्योर एंड थ्योरेटिकल। ये जो रिसर्च है ये आपकी सेम रिसर्च है, ठीक है। एक ही रिसर्च के अलग अलग नाम हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा, इट बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ फंडामेंटल। ये किससे बिलोंग करता है? तो ये आपके फंडामेंटल डोमेन से, इंटेलेक्चुअल, नेचुरल प्रॉब्लम और क्वेरीज से जो है वो बिलोंग करता है, ठीक है। यहाँ पर आप जो इसकी जिसे कहते नहीं आप फोरमोस्ट, मतलब मूल इकाई, तो जिस तरह से आप इसको कह सकते हो कि जो फंडामेंटल है, जो मूल इकाई होगी किसी भी रिसर्च की, इंटेलेक्चुअल जो आप अपने माइंड से करते हो, नेचुरल प्रॉब्लम्स जो भी हमारी रहती हैं, और जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं, तो ये सब किस में आती हैं? बेसिक रिसर्च में आती हैं, प्योर रिसर्च में आती हैं, ठीक है, थ्योरेटिकल रिसर्च में आती है। एंड हैंस इज क्वाइट थ्योरेटिकल इन नेचर। और इसी वजह से, क्योंकि आप देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम है आपकी, या फिर किसी भी चीज़ की मूल इकाई है, या फिर आप अपने माइंड से कुछ भी इंटेलेक्चुअल, कुछ भी संज्ञान से संबंधित है, आप कोई किसी की कोई क्वेरी है, तो ये कैसा होगा? थ्योरेटिकल होगा नेचर में। अगर मैं आपसे कोई एक क्वेरी करूं कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्यों देना चाहिए, तो अब आप मुझे आंसर करोगे तो आप मुझे कंप्लीट थ्योरी बताओगे ना कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम से आपको पीएचडी में हेल्प मिल सकती है, आप पीएचडी कर सकते हो। अगर आपने जेआरएफ क्लियर कर लिया तो आपको पीएचडी करने के लिए जो है वो स्कॉलरशिप मिलेगी, आप फेलोशिप ले सकते हो रिसर्च के लिए। तो ये सब आप मुझे बताएंगे। तो ये कैसा होगा? थ्योरेटिकल होगा नेचर में, ठीक है। थ्योरेटिकल होगा नेचर में, और अप्रोच होती है, ठीक है। ये एक अप्रोच होती है टूवर्ड्स, अगर हम बात करें प्रॉब्लम सॉल्विंग की, तो आप की अप्रोच रहती है सॉल्यूशन ढूंढने में, ठीक है। अगर क्वेरीज की, तो आपकी अप्रोच रहती है आंसर को फाइंड आउट करने में, ठीक है। तो ये जो फंडामेंटल रिसर्च होती है, इसको प्योर रिसर्च भी कहा जाता है, इसको थ्योरेटिकल रिसर्च भी कहा जाता है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ इस रिसर्च की, तो इस रिसर्च में आपको क्वेरीज देखने को मिलती हैं, प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, और इंटेलेक्चुअल और फंडामेंटल डोमेन यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो कि नेचर में थ्योरेटिकल होते हैं, और यहाँ पर इनकी अप्रोच भी होती है। अकॉर्डिंग टू पॉलिन, तो ये जो पॉलिन है ये एक साइंटिस्ट
साइंटिस्ट थे। इनकी अगर मैं बात करूं तो इनके अकॉर्डिंग गैदरिंग ऑफ नॉलेज फॉर नॉलेज सेक, नॉलेज को नॉलेज के लिए इकट्ठा करना इस टर्म प्योर और बेसिक रिसर्च। क्या है, याद रखना है, पॉलिन ने कहा था कि जो आप नॉलेज को इकट्ठा करते हो नॉलेज के लिए, तो वो आपकी प्योर और बेसिक रिसर्च कहलाती है। स्टडीज़ कंडक्टेड टू अचीव अ फुलर अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर जो स्टडी होती है वो की जाती है, क्यों की जाती है, ताकि आप किसी भी एक फेनोमेना के बारे में, किसी भी एक तथ्य के बारे में, किसी भी एक कंसेप्ट के बारे में जितनी ज़्यादा हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा या कंप्लीट जो है वो अंडरस्टैंडिंग, कंप्लीट समझ को विकसित कर सकें। विदाउट कंसीडरिंग ऑफ हाउ देयर फाइंडिंग्स विल बी अप्लाइड, बिना इसको कंसीडर किए कि कैसे जो इनकी रिजल्ट्स होंगे उनको आप अप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये सब आपका किससे बिलोंग करेगा, बेसिक रिसर्च से बिलोंग करेगा। इसके जो मेजर प्री ऑक्यूपेशन होते हैं वो आपके कहाँ कहाँ आते हैं, तो वो लाई करते हैं टूल्स को डिज़ाइन करने में, एनालिसिस के लिए आप जो टूल्स बनाते हो उनको डिज़ाइन करने में, डिस्कवरिंग यूनिवर्सल लॉज, जो यूनिवर्सल लॉज बनाए जाते हैं उनको डिस्कवर करने में, और थियरीज़ को डिस्कवर करने में किसका योगदान रहता है, आपके बेसिक रिसर्च का, फंडामेंटल रिसर्च का, प्योर रिसर्च का और थ्योरेटिकल रिसर्च का। इट मे बी नोट दैट द स्कोप ऑफ द स्फीयर ऑफ द एक्टिविटी ऑफ बेसिक रिसर्च इज एक्स्ट्राऑर्डिनरीली वाइड। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो बेसिक रिसर्च की एक्टिविटीज़ होती हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा, मतलब उनका कोई भी एक आप कह सकते हो लिमिट नहीं होती, बहुत ज़्यादा वाइड वैरायटी यहाँ पर आपको इनकी देखने को मिलती है। हिंदी में अगर हम देखें तो मौलिक शोध को शुद्ध शोध, सैद्धांतिक शोध या फिर बुनियादी शोध के रूप में भी जो है वो जाना जाता है। ये मौलिक, बौद्धिक, प्राकृतिक समस्या और प्रश्नों के क्षेत्र से क्या है, संबंधित है, और इसलिए प्रकृति और दृष्टिकोण में काफ़ी सैद्धांतिक है। यहीं पर आपसे बोला कि पॉलिन के अनुसार ज्ञान के लिए ज्ञान का संग्रह शुद्ध या बुनियादी शोध कहलाता है। ये बात आपको याद रखनी है, यानी किसी घटना की पूरी समझ हासिल करने के लिए किए गए अध्ययन इस बात पर विचार किए बिना कि उनके निष्कर्षों को कैसे लागू किया जाएगा बुनियादी शोध के अंतर्गत आता है। यानी आप किसी भी घटना पर पूरी जो है वो शोध करते हो, पूरी रिसर्च करते हो, इस बात का आपको ध्यान नहीं रखना कि आप उसके कंक्लूजन को कैसे रखोगे। ठीक है, बस आपको क्या करना है, अपनी रिसर्च करनी है, तो ये आपकी बुनियादी शोध के अंतर्गत आता है। इसकी प्रमुख व्यस्तता विश्लेषण के उपकरणों को डिज़ाइन करने और सार्वभौमिक कानूनों और सिद्धांतों की खोज के साथ निहित है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। यह ध्यान दिया जा सकता है कि बुनियादी अनुसंधान की गतिविधि का दायरा असाधारण रूप से कैसा है, व्यापक है। रिसर्च कंसर्निंग सम नेचुरल फेनोमेना, अब ऐसी रिसर्च जो कि कुछ नेचुरल फेनोमेना में हो रही है। नेचुरल फेनोमेना में आपके क्या आ जाते हैं, जैसे फ्लड हो गया, ठीक है, अर्थक्वेक हो गया, ठीक है, लाइटनिंग हो गया, और ये आपके सुनामी वगैरह हो गए। तो इस टाइप की जो भी नेचुरल फेनोमेना है, अगर आप इन पर रिसर्च करते हो और रिलेटिंग टू प्योर मैथमेटिक्स या फिर प्योर मैथमेटिक्स पर बेस्ड अगर रिसर्च है, तो ये आपके फंडामेंटल रिसर्च के क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। याद रखते हुए चलना है कि जो नेचुरल प्रॉब्लम्स आई थी वहाँ पे, हाँ, तो जो नेचुरल फेनोमेना की आप फेनोमेना पे अगर रिसर्च करते हो, आप प्योर मैथमेटिक्स पर रिसर्च करते हो, तो ये आपकी फंडामेंटल रिसर्च पर आता है, के अंतर्गत आता है। सिमिलरली रिसर्च स्टडी कंसर्निंग ह्यूमन बिहेवियर, अब ऐसे ही वो रिसर्च जिसमें कि आप जो मानव का व्यवहार होता है अगर उस पर रिसर्च करते हैं, तो कैरीड ऑन विद अ व्यू टू मेक जनरलाइजेशन अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, तो इसमें आप क्या करते हो, ह्यूमन जो मानव का व्यवहार होता है उसके लिए क्या बनाते हो, जनरलाइजेशंस बनाते हो। तो ये भी आपके फंडामेंटल रिसर्च के एग्जाम्पल्स है। तो आपको याद रखना है कि क्वेश्चन में आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा कि वो रिसर्च जिसमें कि आप ह्यूमन बिहेवियर को जनरलाइज करते हो कौन सी है, तो आप बिल्कुल बताओगे बेसिक रिसर्च है। वो रिसर्च जहाँ पर आप नेचुरल फेनोमेना पर रिसर्च करते हो, बिल्कुल बताओगे
फंडामेंटल रिसर्च है वो रिसर्च जहाँ पर कि आप प्योर मैथमेटिक्स को स्टडी करते हो, बिल्कुल बताएंगे आप फंडामेंटल रिसर्च है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया। अब देखिए इट इज़ ऑल्सो वाइडली यूज इन दी, अब ये जो बेसिक रिसर्च है ये और कहाँ व्यापक तरीके से यूज़ होती है, तो ये आपके एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में यूज़ होगी। वही सिंपल है ना कि जब आप लोग नेचुरल फेनोमेना पे, जो भी नेचुरल फेनोमेना हैं उन पर अगर आप, सॉरी नेचुरल फेनोमेना था वो, नेचुरल प्रॉब्लम में वैसे वही आ जाएगा आपका, अर्थक्वेक एंड दिस। फेनोमेना में आपका यही हो जाएगा कि सूरज निकल रहा है, नेचुरल फेनोमेना है, ठीक है। आपका जो ग्लेशियर, जो पानी है, नदियां हैं, तो ये सब नेचुरल फेनोमेना है ना। किस तरह से आपका बादल बन रहे हैं, तो ये नेचुरल फेनोमेना है। तो इसमें आप क्या एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट ही तो करेंगे। तो ये वाइडली यूज होता है आपके एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में, क्राइसिस प्रिवेंशन। अब जब भैया देखिए बाढ़ आएगी तो संकट आएगा, पानी का आप लोग गलत इस्तेमाल करेंगे तो संकट आपको देखने को मिलेगा, तो उससे बचाव आपको करना है। अब ठीक है, हेल्थ पेंडेमिक्स हो गया, क्योंकि बात आ रही थी ह्यूमन बिहेवियर की, तो ह्यूमन बिहेवियर में आपको चेंजेस कैसे देखने को मिलेंगे अगर आपके हेल्थ में भी कोई प्रॉब्लम रहेंगी। तो ये सब जो है, ये सब कहाँ आएंगे, आपके बेसिक रिसर्च में आएंगे। अगेन जो बेसिक रिसर्च फाइंडिंग्स होती हैं वो सब्सिक्वेंटली यूज होती हैं अप्लाइड और स्ट्रेटेजिक रिसर्च को एनरिच करने के लिए। तो कुछ प्राकृतिक परिघटनाओं या शुद्ध गणित से संबंधित शोध मौलिक शोध के उदाहरण हैं, और इसी प्रकार मानव व्यवहार के बारे में सामान्यीकरण करने की दृष्टि से किए गए मानव व्यवहार से संबंधित शोध अध्ययन भी मौलिक शोध के उदाहरण है। पर्यावरण संरक्षण, संघर्ष समाधान, संकट निवारण, स्वास्थ्य, महामारी आदि के मामले में भी इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। फिर से बुनियादी शोध निष्कर्षों का उपयोग बाद में लागू या रणनीतिक अनुसंधान को समृद्ध करने के लिए किया जाता है। अब देखिए बेसिक रिसर्च जो है वो नेसेसरी, ज़रूरी है टू डेवलप एंड क्वेश्चन कंसेप्ट, ताकि कंसेप्ट को डेवलप किया जा सके, कंसेप्ट पर क्वेश्चन किया जा सके, थियरीज पर क्वेश्चन किया जा सके, थियरीज को डेवलप किया जा सके। इसके लिए बेसिक रिसर्च ज़रूरी है। एंड टू ब्रिंग न्यू पर्सपेक्टिव इनटू द डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट में नए पर्सपेक्टिव को लाने के लिए बेसिक रिसर्च ज़रूरी है। तो बेसिक रिसर्च क्यों ज़रूरी है? ताकि ये कंसेप्ट और थियोरीज को डेवलप कर सके, क्वेश्चन कर सके और वहाँ पर नए पर्सपेक्टिव ला सके डेवलपमेंट में, ठीक है। इट कंसीडर्स नॉलेज एज एन एंड इन इटसेल्फ। ये नॉलेज को कैसे कंसीडर करते हैं कि ये खुद में ही खत्म हो रही है। एंड द पर्पस इज टू डिस्कवर द ट्रुथ, और इसका उद्देश्य क्या है कि आप सच्चाई का पता लगाएंगे। देयर इज नो गारंटी ऑफ शॉर्ट टर्म प्रैक्टिकल, यहाँ शॉर्ट टर्म प्रैक्टिकल गेन की यहाँ कोई गारंटी नहीं दी जा सकती, नहीं दी जाती है बेसिक रिसर्च से। दैट रिजल्ट इन लो रेट ऑफ फंडिंग फॉर बेसिक रिसर्च। अवधारणाओं और सिद्धांतों को विकसित करने और उन पर सवाल उठाने और विकास के संवाद में नए दृष्टिकोण लाने के लिए बुनियादी शोध क्या है? ज़रूरी है। यह ज्ञान को अपने आप में साध्य मानता है और इसका उद्देश्य सत्य की खोज करना होता है। बुनियादी अनुसंधान से अल्पकालिक व्यावहारिक लाभ की कोई गारंटी नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप बुनियादी अनुसंधान के लिए धन की दर कम होती है। तो अब बात आएगी अप्लाइड रिसर्च की। तो अप्लाइड रिसर्च जो होता है, बेसिक रिसर्च हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे अप्लाइड रिसर्च को। तो अप्लाइड रिसर्च इज परस्यूड फॉर सम पर्पस। अप्लाइड रिसर्च जो है वो किसी उद्देश्य के लिए परस्यू की जाती है आउटसाइड ऑफ इट्स ओन डोमेन। ये अपने डोमेन के बाहर होती है। ईदर फॉर एन इमीडिएट डिस्टिंक्ट यूटिलिटी, या तो ये तत्कालिक डिस्टिंक्ट यूटिलिटी के लिए होती है, या फिर एक एड की तरह ये है, मतलब एक एड की तरह होती है टू द डेवलपमेंट ऑफ सम अदर सब्जेक्ट। कोई अलग सब्जेक्ट के डेवलपमेंट के लिए एक एड की तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो जो सेंट्रल एम रहता है अप्लाइड रिसर्च का इज़ टू डिस्कवर अ सॉल्यूशन, वो क्या है कि आप कुछ प्रेसिंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के लिए यहाँ पर सॉल्यूशन को क्या करते हो? डिस्कवर करते हो। किसमें? अप्लाइड रिसर्च में। अनुप्रयुक्त अनुसंधान अपने स्वयं के डोमेन के बाहर किसी उद्देश्य के लिए किया जाता है।
ठीक है। या तो तत्काल विशिष्ट उपयोगिता के लिए किया जाएगा या फिर किसी अन्य विषय के विकास के लिए सहायता के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इस प्रकार जो अनुपयुक्त अनुसंधान है, इसका जो मुख्य उद्देश्य होगा वो कुछ दबाव वाली व्यवहारिक समस्याओं के समाधान की क्या होगा, खोज करना होगा। ठीक है। अप्लाइड रिसर्च एम्स टू प्रोवाइड, जो अप्लाइड रिसर्च होती है उसका जो एम होता है वो क्या होता है, वो नॉलेज प्रोवाइड करना होता है ऑन विच द बेस्ट डिसीजन कैन बी मेड, वो ज्ञान देना होता है जिससे कि बेहतर डिसीजन जो हो वो बनाए जा सकें प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, एसोसिएटेड विथ सीरियस रिस्क, जो कि एसोसिएटेड हो, मतलब ऐसी प्रॉब्लम जिनका सीरियस रिस्क हो, ऐसी प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग जो है वो बेस्ट डिसीजन लिए जा सकें। तो ये अप्लाइड रिसर्च इसमें नॉलेज प्रोवाइड करती है विच अदरवाइज कैन कॉज डिजास्टर, यानी कि ऐसी प्रॉब्लम जिनका सीरियस रिस्क है जिसकी वजह से क्या हो सकता है, डिजास्टर कॉज हो सकता है। तो उन प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग बेस्ट डिसीजन बनाने में जो नॉलेज प्रोवाइड करते हैं वो किसके तहत होती है, अप्लाइड रिसर्च के तहत होती है। जो ऑब्जेक्टिव है अप्लाइड सोशल रिसर्च का इज टू यूज डेटा, इसका जो उद्देश्य है वो क्या है कि डेटा को क्या किया जाए, यूज़ किया जाए, सो दैट डिसीजंस कैन बी मेड, ताकि जो है वो डिसीजंस लिए जा सके। तो अप्लाइड रिसर्च में आपको ध्यान रखना है कि अप्लाइड रिसर्च जो है वो किसी भी एक ऐसी प्रॉब्लम जो बहुत ज़्यादा रिस्की है, जिससे कि बहुत ज़्यादा कोई भी डिज़ास्टर कॉज हो सकता है, तो ऐसी प्रॉब्लम के लिए डिसीज़न लिया जा सके, बेहतर से बेहतर डिसीज़न लिया जा सके, उसके लिए हम लोग अप्लाइड रिसर्च का यहाँ पर यूज़ करते हैं। इसका जो पर्पस रहता है वो क्या रहता है कि आप नेचर को समझ सकें और सोर्सेज को समझ सकें, जो ह्यूमन और सोशल प्रॉब्लम्स का जो नेचर है और किस वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, उन सोर्सेस को आपको जानना रहता है। जो मार्केटिंग रिसर्च और इवोल्यूशन रिसर्च आर एग्जाम्पल ऑफ अप्लाइड रिसर्च। यहाँ पर देखिए मार्केटिंग रिसर्च हो गया और इवोल्यूशन रिसर्च हो गया, ये आपके अप्लाइड रिसर्च के जो हैं वो एग्जाम्पल है। आप देखिए इवोल्यूशन रिसर्च की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि आप ये मान लीजिए ना कि कोई भी ब्रीड है, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि कोई भी ब्रीड है, तो उस ब्रीड में आपको कॉन्टीन्यूसली जनरेशन टू जनरेशन एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है, कॉमन प्रॉब्लम है। तो अब आपको ये देखना है कि इस प्रॉब्लम का नेचर क्या है और किस कारण से जो है ये प्रॉब्लम विकसित हो रही है। तो ये आपके किस रिसर्च के अंतर्गत आएगा, अप्लाइड रिसर्च के अंतर्गत आएगा। ठीक है। अनुपयुक्त अनुसंधान का उद्देश्य ज्ञान प्रदान करना है जिस पर गंभीर जोखिमों से जुड़ी समस्या के संबंध में सर्वोत्तम निर्णय लिए जा सकते हैं, जो अन्यथा आपदा का कारण बन सकते हैं। अनुपयुक्त सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य डेटा का उपयोग करना है ताकि निर्णय लिए जा सकें। इसका उद्देश्य मानव और सामाजिक समस्याओं की प्रकृति और स्रोतों को क्या है, समझना है। विपणन अनुसंधान या विकास अनुसंधान अनुपयुक्त अनुसंधान के उदाहरण, जैसे मार्केटिंग में भी आपको देखने को मिलता है। आप देखते हो कि मार्केटिंग में सेम लॉस हो रहा है आपको, तो वो क्यों हो रहा है, प्रकृति क्या है उस लॉस की, किन कारणवश जो है वो लॉस हो रहा है। तो ये आपके किस में आता है, अप्लाइड रिसर्च में आएगा। अब हम दूसरी रिसर्च पढ़ेंगे। हमने अभी पढ़ा था बेसिक वर्सेस अप्लाइड। बेसिक जो थी आपकी फंडामेंटल रिसर्च थी, थ्योरेटिकल रिसर्च थी, वहाँ पर आप नेचुरल प्रॉब्लम्स को स्टडी कर रहे थे, प्योर मैथमेटिक्स को स्टडी कर रहे थे, और वहाँ पर आप जो भी आपके नेचुरल फिनोमिनान थे उनको स्टडी कर रहे थे। अप्लाइड रिसर्च में क्या था कि आप जो है कि कोई भी एक प्रॉब्लम है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम जो बहुत ज़्यादा घातक है, तो उसके लिए आप बेस्ट डिसीजन लेते हो, उसके लिए आपको जो नॉलेज है वो किस में मिलती है, अप्लाइड रिसर्च में मिलती है। जैसे मैं आपको अगर बताऊँ, एक बहुत ही कॉमन से एग्जाम्पल है अप्लाइड रिसर्च का। अभी मेरे माइंड में आया कि आप लोगों ने देखा होगा कि पहले जो आदि मानव हुआ करते थे, और आप तो उनकी क्या हुआ करती थी, टेल हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे इवोल्यूशन होता रहा और अब जो हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं इनकी टेल नहीं है। ठीक है। तो ये क्या है, ये अप्लाइड रिसर्च ही है। ठीक है। अब देखेंगे डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल रिसर्च। अब ये जो डिस्क्रिप्टिव है और एनालिटिकल रिसर्च है ये क्या है, तो देखिए
ये जो वर्सेस का यहाँ पर आ रहा है, ये क्या है, ये एक दूसरे से इंटर रिलेट करती हैं कहीं ना कहीं। जैसे कि अब बेसिक और अप्लाइड एक दूसरे से इंटर रिलेट करिए, एक जैसी हैं थोड़ी थोड़ी बट अलग हैं। ऐसे ही डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल भी सेम सिमिलर लगेंगी बट अलग होंगी कहीं ना कहीं एक छोटे से एस्पेक्ट से। तो इसीलिए इनको यहाँ पर वर्सेस कहा है, यहाँ पर वर्स कराया है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल रिसर्च अगर हम पढ़ें तो ये क्या है, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इंक्लूड सर्वेज। अब जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है इसमें आपको क्या आते हैं, सर्वेज आते हैं। कि अगर आप किसी स्कूल में गए, आपने सर्वे किया कि सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स की नॉलेज कैसी है और यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स की नॉलेज कैसी है, दोनों स्टूडेंट्स के माइंड को जानने के लिए कि किस तरह से वो डील करते हैं किसी भी एक प्रॉब्लम के साथ, सेम प्रॉब्लम के साथ दोनों अलग अलग तरह से डील करेंगे। मेजॉरिटी में आप देखेंगे कि कहाँ क्रिएटिवनेस दिखाई दे रही है, कहाँ पर सेंस ऑफ ह्यूमर दिखाई दे रहा है। तो इन सब का आपको अगर स्टडी करना है तो आप इसके लिए क्या करोगे, सर्वे करोगे। तो जब आप ये सर्वे करोगे तो ये सर्वे कैसा होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, क्योंकि आप उनसे पूछोगे कि आप उनसे क्वेश्चंस पूछोगे तो उस क्वेश्चन को वो जो स्टूडेंट्स होंगे वो अपने तरीके से आंसर करेंगे, तो वो उसको डिस्क्राइब करेंगे। तो ये जो सर्वे होता है वो कैसा होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा। एंड फैक्ट फाइंडिंग, और यहाँ से आप फैक्ट पता लगाओगे, सर्वे के थ्रू ही तो आप फैक्ट का पता लगाओगे कि क्या है, आपको पता चलेगा अच्छा तो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा क्रिएटिव हैं कंपैरिजन टू यूपी। यहाँ पर मैं लड़ाई नहीं करा रही, कोई कॉम्पिटिशन नहीं करा रही, मतलब एक जनरल बात आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। पता चले कमेंट आने लगे कि मैम आप तो पार्शियलिटी कर रही हैं एंड ऑल, नो इट्स नॉट अबाउट दैट, ठीक है। तो फैक्ट फाइंडिंग्स इंक्वायरीज ऑफ डिफरेंट काइंड, तो अलग अलग तरह की इंक्वायरीज के लिए, फैक्ट का पता लगाने के लिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या आएगा, सर्वे आएगा। इट प्रोवाइड्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंडीशंस, ये क्या करेगा, अब इसमें आप कंडीशन को जो है वो डिस्क्राइब करोगे, जो भी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उसको डिस्क्राइब करोगे, ठीक है। अगर मैं आपसे एक सर्वे ऐसा कराऊं कि टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में बेसिकली रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए या कैसा होता है, तो आप बताओगे कि टीचर जो है सुविधा प्रदाता होगा, सुगम करता होगा। तो इस तरह से आप मार-तमाम जो है जो भी आपके माइंड में आएगा वो आप बताएंगे। तो यहाँ पर ये क्या देते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं किसी भी एक कंडीशंस में, कोई भी एक जो रिलेशनशिप है, जैसे टीचर और स्टूडेंट का हो गया, मदर और फादर का हो, हस्बैंड वाइफ का हो गया, मदर और चिल्ड्रंस का हो गया, ठीक है। ओपिनियन हेल्ड, अब सबके अपने अलग अलग ओपिनियंस होते हैं। प्रोसेस गोइंग ऑन, अब जो भी प्रोसेस चल रही है, जैसे कोरोना चल रहा था तो कोरोना पे सबके अपने अलग अलग जो थे वो मत थे। तो वही है कि ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है। इफेक्ट एविडेंट, ट्रेंड डेवलपिंग ऑन द प्रेजेंट केसेस, अब ट्रेंड जो चल जाए, ठीक है, जिस तरह से भी सब लोग रील्स देखते होंगे, उस पर वो एक ट्रेंड चला था कि वो पतली कमरिया मोरी हाय है, सबके जो थे वो उसी पे रील्स हुआ करती थी, तो जो ट्रेंड चल जाए, ठीक है। इवेंट विद रिलेशंस टू द पास्ट, अब जो पास्ट से इवेंट, मतलब पास्ट से रिलेट होकर जो भी इवेंट है, तो ये सब आपके किस में आएंगे, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आएंगे। अदर वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ जो होती है वो होती है हुज पर्पज इज टू डिस्क्राइब एक्यूरेटली, जिसका उद्देश्य क्या होता है कि वो एक्यूरेटली डिस्क्राइब कर सके कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप के, मतलब वही मैंने बताया ना कि आप एक सीबीएसई वाला ग्रुप ले रहे हो, यूपी वाला ग्रुप ले रहे हो, अब आपने यहाँ पर जब सर्वे कंडक्ट किया तो आप इजीली जो है वो यहाँ पर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हो कि इनमें क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं, ठीक है। द मेजर पर्पस ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर एज इट एग्जिस्ट एट प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में जो भी कुछ हो रहा है उसको आप यहाँ पर डिस्क्राइब करते हो। The main character of this method is that the researcher has no control over the variable, यहाँ पर जो रिसर्चर होता है उसका वेरिएबल पर, चर पर जो है वो कोई भी कंट्रोल नहीं होता। भैया आप रिसर्च कर रहे हो तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर आप, मतलब मैं आपको सेम वही की एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि इससे आप जो है वो रिलेट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स पे, अगर आप यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स पर रिसर्च कर रहे हो, रिसर्चर अगर सीबीएसई बोर्ड का है और वो चाहे कि मैं सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट को ज़्यादा मतलब ज़्यादा अच्छा बताऊं अपने सर्वे में, तो वो नहीं बता सकता, क्योंकि जिस तरह से आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा आप उसी के बेसिस पे अपनी फाइंडिंग्स दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि कोई भी कंट्रोल नहीं होता रिसर्चर का वेरिएबल्स पर। वेरिएबल्स यहाँ कौन हो जाएंगे, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स और यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स। ही कैन ओनली रिपोर्ट व्हाट हैपेंड, वो वही रिपोर्ट करेगा जो हुआ है और जो होने वाला है या जो हो सकता है। अब आप उनकी जो थॉट्स हैं उनको जानकर आप बता सकते हो कि ये स्टूडेंट जो है वो क्या कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, अगर मैं बात करूँ, अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजर्स से टॉक करते होंगे या फिर आपने एस्ट्रोलॉजी के बारे में सुना होगा, तो वो एस्ट्रोलॉजर्स जो है ना वो बोलते हैं, वो आपके
जो है वो ग्रह वगैरह जो भी कुछ रहता है वो वही जाने। तो वो पढ़ के बताते हैं कि अच्छा ये बच्चा तो जो है ये बहुत ज़्यादा कुशाग्र बुद्धि है, ये जो है वो बड़े होकर डॉक्टर बनेगा। तो ये क्या है, ये देखा जाए तो एक सर्वे है, ठीक है, कि आप वो अपने उनके ग्रह पर स्टडी करता है और बताते हैं कि ये ग्रह यहाँ पर है तो इससे जो है वो ये रिजल्ट आएगा। तो वही है कि जब आपने सर्वे कराया, आपने उनके जो थॉट्स थे उनको यूज़ किया, तो आप बता रहे हो कि अच्छा इनका जो थॉट है वो क्रिएटिवनेस पे है, या फिर इनका थॉट जो है पॉलिटिक्स में ज़्यादा है तो ये पॉलिटिशियन बनेगा। तो ये आप क्या है, तो आप सिर्फ रिपोर्ट कर सकते हो जो हुआ है और जो हो सकता है या जो होगा, ठीक है। वर्णनात्मक बनाम विश्लेषणात्मक अनुसंधान, तो वर्णनात्मक शोध में जो है वो विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण और तथ्य निष्कर्ष पूछताछ शामिल हैं। यह स्थितियों, मौजूदा संबंध, धारण की गई राय, चल रही प्रक्रिया, स्पष्ट प्रभाव, वर्तमान मामलों पर विकसित होने वाली प्रवृत्ति, अतीत के संबंध में घटना का विवरण प्रदान करता है। और दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो वर्णनात्मक अध्ययन जो है वह है जिसका उद्देश्य किसी समूह की विशेषता का सटीक वर्णन करना होता है। सटीक वर्णन करोगे ना आप। वर्णनात्मक शोध का प्रमुख उद्देश्य वर्तमान स्थिति का वर्णन करना है। सर्वे जो है वो आप आज कर रहे हो, आज के स्टूडेंट्स पर कर रहे हो, और इस पद्धति की जो मुख्य विशेषता है वो ये है कि जो शोधकर्ता है उसका चरों पर कोई भी नियंत्रण नहीं होगा, वह केवल ये बता सकता है कि क्या हुआ और क्या हो रहा है। क्लियर? सो आई होप आपको काफ़ी इससे हेल्प मिला होगा। आप डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ जो है वो कुछ फॉलोइंग केसेस को यहाँ पर यूज़ करती है। तो वर्णनात्मक अध्ययन का उपयोग निम्नलिखित मामलों में किया जाता है। वो कौन से हैं वो देखेंगे। देखिए, जब एम्पेरिकल डेटा को कलेक्ट किया जाता है, गैदर किया जाता है किसी भी एक सर्टेन फेनोमेना के रिगार्डिंग, सो एज टू इंटरप्रीट दैम इन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव और जनरलाइजेशन, ताकि जनरलाइजेशन के व्यापक पर्सपेक्टिव, व्यापक दृष्टिकोण में इसको अप्लाई, इंटरप्रीट किया जा सके, ठीक है। तो कुछ परिघटनाओं के संबंध में अनुभवजन्य डेटा एकत्र करते समय ताकि सामान्यीकरण के व्यापक परिप्रेक्ष्य में उनकी व्याख्या जो है वो की जा सके। टू स्टडी साइकोलॉजिकल फेनोमेना ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, आप कुछ इंडिविजुअल्स के ग्रुप्स में साइकोलॉजिकल फेनोमेना को स्टडी करने में डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का यूज़ होगा। व्यक्तियों के समूह की मनोवैज्ञानिक घटनाओं का अध्ययन करने में। टू स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स अंडर अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, यानी कि अनियंत्रित परीक्षण के अंतर्गत चरों के बीच संबंध का अगर अध्ययन करना है तो भी वहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को फॉलो करना होगा। तो आगे हम देखेंगे। अब आ जाती है आपकी एनालिटिकल रिसर्च। तो ये इसको हम लोग कवर करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, आने वाली वीडियो में हम ये कवर करेंगे। सो आई होप आपको वीडियो वैल्यूएबल लगा होगा और समझ में भी आया होगा रिसर्च के बारे में। अब किस तरह से इनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आप खुद से माइंड मेकअप कर सकते हो। प्रीवियस क्वेश्चंस को देखकर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ प्रोवाइड की गई है। अप्लाइड रिसर्च एनालिटिकल रिसर्च को हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा हमने अपनी प्रीवियस में जो भी टॉपिक्स किए हुए हैं वो आपने नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।